दोस्तों नमस्कार। 1857 और मेरठ की श्रृंखला में पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे किसानों ने एकजुट होकर के बड़ौद तहसील पर कब्जा कर लिया और वहां अपनी कोर्ट स्थापित कर दी। इतना ही नहीं, किसानों ने यमुना पुल भी तोड़ दिया जो अंग्रेजों के लिए हरियाणा और यूपी के बीच संचार का काम करता था। अब प्रोफेसर के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आगे की कहानी बताएंगे। प्रोफेसर शर्मा, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए, हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले एपिसोड में कि किस तरह से बड़ौत में किसान एकत्र हुए और एकत्र होने के बाद उन्होंने जो अंग्रेजी सेना का संचार माध्यम था, जो इस क्षेत्र को सीधा ग्रांड ट्रंक रोड से जोड़ता था, उसको किस तरह से ध्वस्त कर। मैं ये बार बार इंगित करके बता रहा हूं कि उस समय इस क्षेत्र के किसान केवल किसानों की भांति नहीं सोच रहे, बल्कि उनकी अगर आप सोच देखें तो जैसे कोई प्रशिक्षित सेना होती है, जैसे कोई सेनानी होता है, जैसे कोई सेना नायक होता है, उस तरह से इन किसानों की विचारधाराएं थीं। और वो उसी दृष्टि से सोच रहे थे कि दिल्ली में जब हमारे क्रांतिकारी लड़ रहे हैं, तो देखिए, जब कोई सेना लड़ती है तो दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपनी दुश्मन के संचार माध्यमों को समाप्त कर दें। जो भी आपके दुश्मन हैं, उनके जो संचार हैं, उन्हें ध्वस्त कर दें। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि जो आपकी अपनी सेना है, उस पर रसद बराबर पहुंचती रहे। तो ये दोनों ही काम, देखिए, पुल तोड़ने का काम यानी कि संचार को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने का काम, दूसरा जो दिल्ली में क्रांतिकारी लड़ रहे थे, जो हमारी क्रांतिकारी सिपाही लड़ रहे थे, उनको रसद पहुंचाने का काम इस क्षेत्र के किसानों ने किया। और हम देखते हैं जब बसोद में जुलाई में आक्रमण करती है अंग्रेजी सेना, तो बसोद में वहां उन्हें 8,000 मन अनाज इकट्ठा हुआ मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि शाहमल और उनके जितने भी साथी थे वो लगातार दिल्ली को अनाज सप्लाई करने का कार्य कर रहे थे, जिससे कि हमारी सेना अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने बसोद का जिक्र किया, तो इस क्षेत्र में यद्यपि शाहमल का जो पैतृक गांव है वो बिजरौल है, परंतु उन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया, या जिसे हम हेडक्वार्टर कह लें, वो उन्होंने बसोद को बनाया। और ये देखिए, ये जो 1857 है वो क्यों जरूरी है, आज उसके विषय में क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान और इस देश के जितनी भी जातियां हैं उन सब ने मिलकर के लड़ा। और उसके एग्जाम्पल्स कि बसोद एक मुस्लिम बाहुल्य गांव है, और शाहमल जो बिजरौल के रहने वाले थे, वो जाति से जाट थे, उन्होंने अपना मुख्यालय कहां बनाया? बसोद में बनाया, जो कि मुस्लिम बाहुल्य गांव था। और वहां से सारी अपनी गतिविधियां संचालित की। इसका मतलब सब लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ सब एकजुट थे। और मुझे लगता है एक सच्चे भारतीय होने का यही एक सही अर्थ है कि हम अपनी जाति, पाति, धर्म सब छोड़ करके केवल देश के नाम समर्पित होकर के अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है 1857 की ये जो क्रांति है, ये हमें सबसे बड़ा जो जो लेसन ये कहें तो हमें यही देती है कि एकजुट होकर के हम किसी भी शक्ति से लड़ सकते हैं। ऐसा भारतीयों में, हम सब में ऐसा निश्चित रूप से ऐसा बल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो बसोद गांव है, उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है बिलोचपुरा, जहां बिलोच लोग रहते हैं। उनके उनके यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, जो एक तरह से बिलोचपुरा गांव का नेतृत्व कर रहे थे, अल्लाह दिया। तो शाहमल उन अल्लाह दिया को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके दिल्ली दरबार में भेजते हैं। और वहां बागपत के नूर खान, वो उस प्रतिनिधित्व को एक तरह से सिफारिश करते हैं, या एक तरह से वहां प्रेजेंट करते हैं। ये दो लोग, यानी बागपत के लोग भी हैं, वहां बिलोचपुरा के लोग भी हैं, इसका बसोद के लोग भी हैं। ये सारे लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हैं और उस क्रांति को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस क्षेत्र में मैं ये समझता हूं कि शायद पहली बार इस क्षेत्र में किसानों ने एक स्वराज्य, किसान स्वराज्य मैं कहूं, वो स्थापित किया था। क्योंकि उन्होंने अपना न्यायालय बना लिया, अपनी तहसील बना ली, और उन्होंने मना कर दिया किसी भी तरह का लगान देने से।
जब डल्लप आते हैं इस क्षेत्र में तो वो स्वयं उनकी जो पुस्तक है खाकी रिसाला, उसमें वो खुद लिखते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने 10 मई के बाद कोई भी लगान अंग्रेजी सरकार को नहीं दिया। और फिर वो आगे लिखते हैं उसमें कि वो ये कहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग शायद ये समझ बैठे थे कि अंग्रेजी सत्ता सदैव सदैव के लिए समाप्त हो चुकी है। ये ऐसा ऐसा खुद जो मेरठ के कलेक्टर हैं वो स्वयं अपनी किताब में लिखते हैं। एक और घटना कि क्योंकि इस पूरे क्षेत्र पर यहाँ के किसानों का आधिपत्य हो चुका था, स्वराज्य स्थापित हो चुका था किसानों का, तो यहाँ एक बागपत के पास एक गांव है जिसका नाम है हरचंदपुर। वहां एक व्यक्ति रहते थे, फ्रासू नाम था उनका, और वो बेगम समरू के दरबारी कवि थे। और चूंकि वो यूरोपियन थे तो उनका संबंध अंग्रेजों से था। तो जब दिल्ली में क्रांति हुई और अंग्रेज भागे तो कुछ अंग्रेजों को सहायता करी इन फ्रासू ने। और जैसे ही ये सूचना शाहमल और उनके किसान साथियों के पास जाती है तो वो दो किसान किसान अपने लीडर्स को यहाँ भेजते हैं। एक का नाम है नरपत सिंह और दूसरे का नाम है लाजराम। तो वो दोनों फ्रासू के पास जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। कहा यह जाता है कि जब उसको वो पकड़ के ला रहे थे तो एक महाजन ये कहता है कि इस फ्रासू से आप पैसे ले लें और इसे छोड़ दें। और उस पैसे से क्या करना है? उस पैसे से, क्योंकि पैसे की हमें आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं और क्रांतिकारियों को पैसे की जरूरत है दिल्ली में लड़ाई लड़ने के लिए। तो वो धन जो उनसे लिया फ्रासू से, उसका उपयोग उन्होंने वहां किया। तो इसका मतलब ये है, चाहे धन हो, चाहे अनाज हो, चाहे संचार के माध्यम हो, वो सारे के सारे इस क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने वो सब किया। और एक तरह से इस क्षेत्र को जुलाई तक, जब तक डल्लप आक्रमण करके दोबारा से स्थापित अपनी सत्ता नहीं कर लेते, तब तक जुलाई तक इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों की सत्ता से पूर्ण रूप से प्रभाव से मुक्त रखा। एक ये जो बातें हैं कि ये इस क्षेत्र पर किस तरह का प्रभाव था, अंग्रेजों ने बहुत सारे पत्रों में भी लिखी है। एक कर्नल हुए हैं, उन कर्नल ने अपनी पत्नी, उनकी शिमला थी, तो उन पत्नी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम शिमला में हो, तुम्हें शायद ये पता चल गया होगा कि ये जो कुछ बवाल हो रहा है उस सब का जिम्मेदार शाहमल है, और बागपत और उसके आसपास जितना भी संकट है उसका कारण शाहमल है। तो इसका मतलब कि अंग्रेज अपने सामान्य चिट्ठियों में भी शाहमल का जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब उनके मन और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के किसानों का, इस क्षेत्र के जो किसान थे उनका भय विद्यमान था। और दूसरी उस भय की एक बात और बताता हूं कि जब जुलाई में यहाँ अंग्रेजी सेना आक्रमण करके सत्ता को अपनी स्थापित करने की कोशिश करती है और हिंडन नदी के पास खड़ी होती है, तो उस समय डल्लप ये कहता है भयभीत होकर के कि हम जा तो रहे हैं परंतु हम में से कितने वापस आएंगे इसका अंदाजा नहीं। ये वो लिखता है। ये लिखने का मतलब ये है कि उसके मन में भय है कि अगर हम अंग्रेज जाकर के इन किसानों से लड़ेंगे तो हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, या कितने बचेंगे, इस बारे में उन्हें बहुत संशय था। तो जो साफ साफ मुझे लगता है उनके डर को दिखाता है। तो इस क्षेत्र के किसानों ने न केवल स्वराज्य स्थापित किया बल्कि अंग्रेज के बड़े बड़े अधिकारियों के मन में एक भय भी उत्पन्न किया, और उन्हें लगा कि अगर उन्हें अपनी सत्ता को दोबारा स्थापित करना है तो बिना शाहमल को पराजित किए वो संभव नहीं था। धन्यवाद प्रोफेसर के शर्मा। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और 1857 की वो अनकही कहानियां बता रहे हैं, वो छुपी हुई कहानियां हमें बता रहे हैं जिनका आमतौर पर जिक्र नहीं किया जाता, जिनको अंग्रेजों ने भी छुपाने की कोशिश की, और बाद में भी जिस तरह से उनको उभारा जाना चाहिए था हम नहीं उभार पाए। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने साथियों से, दर्शकों से, श्रोताओं से ये अनुरोध करूंगा कि वो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों को ये कार्यक्रम जरूर दिखाएं, ये कहानियां जरूर सुनवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रोफेसर शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद।